मतलब मुझे लगता है कि अभी तक के हमारे इतिहास में हमने पहली बार ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग और खास तौर पर ज्ञानेश कुमार इस वक्त बिहेव कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में तो जवाब नहीं दे रहे, बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे रहे हैं। अरे राहुल गांधी के कुछ आरोप है, साथ में मिलकर बात कर सकते हो ना, लेकिन साथ में मिलकर बात नहीं करते क्योंकि ईगो पे आ जाएगी। और ईगो पे क्यों आएगी? क्योंकि किसके लिए काम कर रहे हैं आप? ये कोई ईगो का इशू है। लेकिन आपने क्या किया? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनी और उसमें आप बोल रहे हैं कि माफी मांग राहुल गांधी। सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। राहुल गांधी ने बिल्कुल अपने मंच से बिल्कुल सही बात बोली कि मुझसे तो मांग रहे हैं एफिडेविट, मुझसे कह रहे हैं कि जो मैं आरोप लगा रहा हूं मुझसे आप एफिडेविट लेंगे। लेकिन वही अनुराग ठाकुर जब मेरे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं, बिल्कुल आपने सबने देखा था, अनुराग ठाकुर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगा रहे हैं कि देखिए इनकी इन जो सीट्स है, जैसे कि वायनाड का जिक्र उन्होंने किया, और इन सब सीट्स पर वो जिक्र करते हुए बोले कि देखिए किस तरह से फर्जी वोटिंग हुई और ये सब वोट चोरी तो वहां पर हुई है। तो मतलब बेसिकली आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप अगर जो आरोप लगा रहे हैं तो आप भी आरोप बेसिकली चुनाव आयोग पर ही लगा रहे हैं। चुनाव आयोग लेकिन उनसे एफिडेविट नहीं मांग रहा। लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। और तो और अखिलेश यादव ने तो और अलग एक्सपोज कर दिया है ट्विटर पे जाके, क्योंकि चुनाव आयोग ये कहता हुआ पाया गया कि उन्हें तो कोई, जो अखिलेश यादव क्लेम कर रहे हैं कि इस तरह की बात वो पहले ही बता चुके हैं, लिख चुके हैं चुनाव आयोग को, उस तरह की कोई चिट्ठी, कोई भी चीज, कोई भी प्रूफ के साथ उनको कुछ मिला ही नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव ने यहाँ पर जो उनको रिसीट मिली है, जो आप ही लोगों की तरफ से रिसीविंग एक तरह से दी गई है, उसके सब स्क्रीनशॉट्स डाल दिए हैं और साथ में ट्वीट करके एक बहुत बड़ा और अहम सवाल उठाया है, क्योंकि चुनाव आयोग देख ले जरा कि जब आप इस तरह की बात बोलते हैं कि आपके पास तो है ही नहीं, तो उससे क्या साबित होता है। अखिलेश यादव ने लिखा, जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले, वो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई अपनी कार्यालय की पावती को देख ले। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि ये जो डिजिटल रसीद हमको भेजी गई है वो सही है, नहीं तो चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आ जाएगा। भाजपा जाए तो सत्यता आए। तो वो बेसिकली अब आपसे एफिडेविट मांगा जा रहा है, क्योंकि इतने झूठ और इतनी बदतमीजी चल रही है चुनाव आयोग की तरफ से कि अब पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि हमसे क्या मांग रहे हो, आप दो हमें एफिडेविट। तो महत्वपूर्ण सवाल है जिसके लिए आज मैं मौन रहना चाह रहा था, लेकिन आपने मौन रहने नहीं दिया। लेकिन मैं रिसिप्ट देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन की, आपको जो रिसिप्ट हैं ये देख लीजिए आप, और मैं भी प्रिंट आउट ला रहा हूँ आपके लिए, आप भी उसमें मदद करें, क्योंकि पीडीए में पी पत्रकार है। जब आप हमारी मदद करोगे तो अभी कम जीत के आए, अगली बार ज्यादा जीत कर के आएंगे, क्योंकि पी का मतलब पार्लियामेंट भी है। सर इलेक्शन कमीशन ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी या तो माफी मांगे। प्रिंट होने गया है, प्रिंट होकर के मैं आपको रिसिप्ट देना चाहता हूं, क्योंकि जिस समय ये आरोप इलेक्शन कमीशन पर समाजवादी पार्टी ने लगाया था, और देखिए सोचने की बात यह है कि ये जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं, जिसमें भिन्न समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, बघेल, राठौर, और शो ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि पिछड़ा वोट मिल रहा है।
पिछड़ों का वोट काट देते हैं लिस्ट से, चुनाव जीत लेते हैं, और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। और वो मैं इसलिए इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो मैं आपके सामने बाकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूँ। सर एक सवाल, आ गया कागज, कागज भी आ गया। सर एक सवाल बीजेपी बोल रही है क्योंकि आप पाल की बात कर रहे हैं, तो पाल जो आपकी एमएलए थी उनको आपने निष्कासित कर दिया। अभी रुक जाओ। ये रिसिप्ट आप लीजिए, एक कॉपी आप लीजिए, ये मेल किया उसकी रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ मैं, ये रिसिप्ट आपको वहीं महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो रिकॉर्ड करके जिस तरह की चुनाव आयोग की हरकत है उसे किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, जरा देखिए। महुआ मोइत्रा कहती हैं कि जो ऑनरेबल सीईसी हैं ज्ञानेश कुमार, वो प्लीज़ ऐसा ना अज्यूम करें, ऐसा ना सोचें कि हम लोगों का ना आईक्यू बिल्कुल एवरेज है, क्योंकि उनको शायद ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी काडर का जिस तरह से होता है आईक्यू, वो हमारा भी आईक्यू वैसा ही मान रहे हैं। आपके जो दावे हैं ना, इलेक्शन कमीशन जो आपकी पीसी में, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज साफ जाहिर हो गया कि कितने हास्यास्पद हैं और एकदम बकवास हैं। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament, Krishnanagar from the All India Trinamool Congress. I'm putting out this video as a response to the absolutely ludicrous press conference which was done by the Chief Election Commissioner, Mr. Gyanesh Kumar, today, Sunday, the 17th of August. Mr. Kumar made a lot of absolutely ridiculous claims, but two of them stand out as particularly egregious. Number one, the CEC said that there are 22 lakh dead voters in Bihar. They did not die in the past 6 months, but over the past several years. However, it was not put on records. Mr. Commissioner, may I remind you, if that is indeed the case, you have had summary revisions, continuous revisions by the Election Commissioner in Bihar every single year. The last revision was as late as April 2025, in which case the entire Election Commission, including yourself and every CEC before you, action should be taken against all of them for dereliction of duty and for subverting free and fair elections. Because if under your watch dead voters were not corrected and every continuous revision over the past several years was done incorrectly, then who's to blame? It's the Election Commissioner is to blame. You were in your seat, Mr. Kumar. You were in your seat when the last revision was done in Bihar in April, and you're saying it was not put properly on record. People from Mars and Saturn were not responsible for this exercise. You were. Your office was. And you're trying to tell us today 22 lakh dead voters in Bihar were not put in the records and it was somebody else's fault. It's the Election Commission's fault. All of you should be hauled up for dereliction of duty. Do you think that the average IQ of all of us is the same as that of the average BJP cadre? I think you're gravely mistaken. The second thing that you say, the second thing that the Election Commissioner has said is that claims and objections that this is all some exercise by the opposition and we are spreading lies, we are spreading information, and you're asking all political parties to file claims and objections for the draft electoral rolls. Can we tell you something? Till we went to court, till personally I and a bunch of others went to court and the Supreme Court said, please make these names public, we do not even know who the 65 lakh voters that have been deleted are. So if people don't even know who the 65 lakh voters are, what their names are, how was one supposed to put claims and objections? If the average voter knows that he is not on the roll, then only will he go and put an objection. You are now having to put up the transparency of all voters and the lists over the next few days as per the directions of the Supreme Court. You haven't done it on your own. So please stop with the lies, stop with the misinformation, stop being a puppet in the hands of the BJP. It is absolutely shameful. वहीं योगेंद्र यादव ने एक बड़ी बात कही सवालों के साथ। क्या सवाल योगेंद्र यादव उठा रहे हैं, 10 सवाल उन्होंने उठाए, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जरा इन दो पत्रकार जिनकी काफ़ी वायरल हो रहे हैं, ये दोनों ही पत्रकार जिन्होंने सवाल किए, और ऐसा सवाल जो कि आप प्रिंट मीडिया या फिर आप मेन स्ट्रीम मीडिया के किसी भी पत्रकार को पूछते हुए तो देख ही नहीं सकते, इतनी हिम्मत ही नहीं है किसी में। तो पहले तो मैं आपको सवाल बताती हूँ। परंजॉय गुहा ठाकुरता, उन्होंने खड़े होकर 4 सवाल पूछे। 4 सवाल पूछने के बाद एकदम जैसे सीईसी का ध्यान एकदम ऐसे था कि किसी और की तरफ देखा
नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मतलब उनका जवाब ही नहीं दिए वो 4 इतने वाजिब सवाल। सुनिए। गुहा ठाकुरता है, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। परंजॉय गुहा ठाकुरता। सर, फ्यू क्वेश्चंस। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है जब बाढ़ चल रहे बिहार में, बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग उसका नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे, क्यों? 279। वहीं ये है वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार। आप इन्हीं सब टीवी चैनलों की डिबेट्स में भी देखते होंगे जहां पर बिल्कुल एकदम सही बात और अपना जो भी पक्ष होता है वो बिल्कुल सही ढंग से रखते हैं। और उन्होंने चुनाव आयोग की ना आंखें खोलने का काम तो किया, पता नहीं कितनी आंखें उनकी खुलेंगी, लेकिन उन्होंने ये बोला कि आपको पता है आप किस तरह से लोकतंत्र की साख पर सवाल खड़े कर रहे हैं ये सारी हरकतें करके। एकदम सीधे आंख में आंख डाल करना इस तरह की बात कह दी मुकेश कुमार ने। क्या बोला उन्होंने वो भी सुनिए। इस बात का ग्रेडिंग कैसे की जाएगी कि जो अभी आपने उदाहरण देके बताया कि ईपीआईसी में एक आदमी नाम डुप्लीकेट करेगा, जब तक आपके पास कोई यूनिक फीचर नहीं होगा, जैसे आधार के मामले में बायोमेट्रिक्स एक यूनिक फीचर का काम करता है हर इंडिविजुअल के लिए ना, उसी तरीके से अगर आप ईपीआईसी से इसको नहीं जोड़ेंगे तो ये संभव ही नहीं है कि आप कभी जिंदगी में डुप्लीकेसी को चेक कर पाए, चाहे कितने एफर्ट्स कर ले। यहां आपको टेक्नोलॉजी की ही मदद लेनी पड़ेगी, मैनुअली ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि जब इस तरह की चीजें हमारे सामने आती हैं, यानी डुप्लीकेसी को चेक करने की, वही डुप्लीकेसी हमारे सामने जब वोटर लिस्ट में सामने आती है तो एक नया बखेड़ा खड़ा होता है। आप चुनाव आयोग के सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर किसी चीज की शिकायत की जा रही है तो क्या चुनाव आयोग सबसे पहले शिकायत की जांच करने पे जोर देगा या शिकायतकर्ता कौन है उसकी जो है वो कलई खोलने पे जोर देगा? ये एक ऐसी सवाल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे इस तरह का दाग भी लगना अपने आप में शर्मनाक है। यानी अगर उससे आप हमें बचाइए, इस देश को तो बचाइए, इस डेमोक्रेसी को बचाइए, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। और वही योगेंद्र यादव क्या बड़े सवाल उठा रहे हैं, जरा देखिए। वो कहते हैं वो 10 सवाल जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए लेकिन जिनका कोई सीधा जवाब नहीं मिला, अगर आपको जवाब समझ आया हो तो बता दीजिएगा, जो मुझसे छूट गए हो वो आप जोड़ दीजिएगा। पहला सवाल, राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा तो अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं? यही तो राहुल गांधी ने भी बोला। सवाल है कि अगर राहुल गांधी से आप एफिडेविट मांगते हैं तो अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं? दूसरा सवाल, समाजवादी पार्टी ने जो एफिडेविट दिया था उसकी जांच क्यों नहीं? उस पर तो आप देख ही लीजिए, बोल रहे हैं हमारे पास है ही नहीं। सवाल है कि आप क्या बेंगलोर में जो कुछ प्रमाण आए हैं उसकी जांच करेंगे? तीसरा, वोटर लिस्ट डिफेक्टिव थी तो क्या पुराने चुनाव में घपला था? सवाल है कि इससे पहले जिन लोगों ने हलफनामा दिया था उनको उत्तर क्यों नहीं मिला? चौथा, सर से पहले यानी एसआईआर से पहले पार्टियों से राय मशवरा क्यों नहीं हुआ? पांचवा सवाल, चुनाव वाले साल में इंटेंसिव रिवीजन ना करने की स्थापित मर्यादा क्यों तोड़ी गई? ये मतलब अभी चुनाव होने वाले हैं और इस तरह की हरकत कर रहे हैं आप। इतनी हड़बड़ी में बारिश बाढ़ के बीच एसआईआर क्यों हो रहा है? कितने लोगों के तो कागज ही नहीं होंगे। और सातवां सवाल, कितने लोगों ने फॉर्म के साथ कोई दस्तावेज नहीं जमा कराया? आठवां सवाल, बीएलओ ने कितने फॉर्म को नॉट रेकमेंडेड श्रेणी में डाला, किस आधार पर? नौवां सवाल, बिहार में एसआईआर के दौरान जून जुलाई के बीच कितने नाम जोड़े गए? और 10वां आखिरी सवाल, एसआईआर के जरिए पुरानी वोटर लिस्ट में कितने विदेशी घुसपैठिए निकले? ये सब सवालों के जवाब तो दे। अपने एक वीडियो भी उन्होंने रिकॉर्ड करके डाला, लेकिन मैंने आपको उनके सवाल बता दिए हैं। कई लोग नीचे और सवाल जो उन्होंने जैसा कहा कि ऐड कर दीजिए, वैसे और भी सवाल ऐड करके लिख रहे हैं। जैसे विनय कुमार गुप्ता लिखते हैं, पिता का नाम HDH DHHSN जैसे होने के लिए क्या मापदंड रखे गए हैं जिसके कि हाउस नंबर 0 बेघरों के लिए रखा गया? उस बात को उन्होंने जोड़ा है। आप भी इनके
ट्विटर लिंक इस पूरे कमेंट के नीचे जाके अपनी राय रख सकते हैं कि अगर कोई और भी सवाल हैं जो कि जोड़ने चाहिए, क्योंकि सवाल तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, झड़ी लग चुकी है इस वक्त सवालों की। बस बात यह है कि जवाब चुनाव आयोग की तरफ से मिल नहीं रहा है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो और भी ज़्यादा मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। इससे साफ समझ में आता है कि उनके पास जवाब तो कोई है ही नहीं, और इस बात का जवाब भी मिल गया कि कोर्ट में जाकर क्यों नहीं जवाब दे रहे और बल्कि बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं, कि जब बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ही इतना शैलो उनके पास आंसर्स हों, जहां वो माताएं बहनें लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं उनके सीसीटीवी फुटेज क्या देंगे क्या सामने, मतलब इस तरह की बात ये कर रहे हैं। इससे मुझे बस इतना याद आया कि आपको वो चंडीगढ़ वाला एक सीन तो याद होगा मेयर के चुनाव के दौरान, जब सीसीटीवी फुटेज ने ही तो सारा का सारा घपला हमारे सामने उजागर कर दिया था और फिर रिजल्ट बदल गया था। याद है आपको? अब समझ में आएगा आपको कि सीसीटीवी आपको क्यों ना दें चुनाव आयोग, क्योंकि अगर दे दिया या सीसीटीवी की फुटेज सामने आ गई तो सारा घपला उजागर हो जाएगा। सो आई थिंक चुनाव आयोग स्टैंड्स मोर एक्सपोज्ड, और भी ज़्यादा अपने आप को उन्होंने एक्सपोज कर दिया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इस वक्त मैं बिहार में हूँ, लगातार आपको बिहार की खबरें भी साथ साथ दिखाती रहूँगी, ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स, उसके लिए तैयार रहिएगा और अपनी राय कुछ भी हो जो कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहिएगा। सत्यमेव जयते, बिहार साक्षी है।